अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कड़कनाथ मुर्गियों का पालन अधिक आमदनी का जरिया। अनार की बागवानी से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। नॉनवेज फूड में चिकन को उसके बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अपने लजीज स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण मशहूर हो चुके कड़कनाथ मुर्गे की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये मुर्गे की एक ऐसी नस्ल है जो कि पूरी तरह काली होती है और इसलिए इसे काला मासी भी कहते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान कड़कनाथ मुर्गे का पालन कर आसानी से लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद से। किसान भाइयों नमस्कार। और जैसा कि अभी बहुत ही ज़्यादा बाज़ार के अंदर में कड़कनाथ का प्रचलन हुआ है और कड़कनाथ में को एक विशेष तरह की मुर्गी समझकर इसमें ज़्यादा लाभ लिया जाता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जहाँ तक कड़कनाथ की बात है तो कड़कनाथ पहले झबुआ एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ की प्रजाति है यह, जो कि भारतवर्ष में करीब करीब हर जगह पर इसका पालन शुरू कराया गया ताकि इसको कंजर्व भी किया जा सके और इससे हमारे मुर्गी पालकों को अधिक लाभ मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं कि कड़कनाथ का गुण यही है, कह सकते हैं कि उसकी पहचान यही है कि ये काले रंग का इसका पूरा पंख होता है और साथ में अगर आप मांस को भी अगर इसे ये करते हैं तो मांस का रंग भी कालापन लिया हुआ होता है। मांस के अंदर के ऑर्गन्स जो होते हैं, खास करके हार्ट, लीवर और इंटेस्टाइन तक भी इसमें पर्पल कलर जिसको हम कहते हैं वो उस रंग का
होता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शीट बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चढ़ी बड़े चाव से खाते हैं। जहाँ तक है कि बात की कड़कनाथ के रख रखाव में, तो जो भी मुर्गी पालक है जो मुर्गियों के लिए घर बनाते हैं उसी प्रकार का घर इनका भी बनेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा वजन की हो जाएंगी या इनके साथ ये तो इनको भी आप उसी तरह से एक मुर्गियों के लिए 2.5 से 3 वर्ग फीट जगह पे दे करके आप जितनी मुर्गियां रखना चाहते हैं उससे आप उसी प्रकार से घर बना सकते हैं। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक खान पान की बात है तो इसमें भी हम स्टार्टर से लेकर स्टार्टर, ग्रोअर और लेयर 3 प्रकार के दाना फार्म में जिस प्रकार से रख के खिलाते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। और अच्छा होगा हमारे ज़्यादा लाभ लेने के लिए अगर मुर्गी पालक या जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो अपने फार्म के आगे एक जाली से घेर कर एक नेट बना करके इनको चरने के लिए छोड़ें ताकि आपके दाने का खर्च कम हो सकेगा। क्योंकि ये बाहर के चीज़ों को घास, पत्ते, मिट्टी से खा करके भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप आधा दाना का ही व्यवस्था कीजिए और आधा इसको प्रयास कीजिए कि चरा करके आप इसका प्रयोग में ला सकें। और ये मुर्गियां अंडे और मांस दोनों के लिए उचित हैं। इससे आप अंडे भी प्राप्त करेंगे। ये भूरे रंग की यानी कि ब्राउन कलर के इसके अंडे होते हैं और इसके अगर आप चूजा निकाल सकिए तो जो देसी मुर्गियों के साथ जो मुर्गियां, ये भी मुर्गियां कुड़ुक भी होती हैं यानी कि अंडे सेने के लिए तैयार होती हैं, तो इनको आप अंडे के ऊपर में बिठा करके भी आप चूजे निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कड़कनाथ के फार्मिंग अब आप शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कम समय और कम पैसों में ज्यादा कमाई का सपना हर किसी का होता है, मगर प्रदेश में किसानों की बात करें तो पहली नजर में ऐसा मुश्किल ही नजर आता है। ऐसे में जरूरी ये है कि ऐसी फसल पर ध्यान दिया जाए जिसमें खर्च कम हो और लंबे समय तक के लिए कमाई होती रहे। अनार की बागवानी भी एक ऐसा ही काम है। अनार की खेती से लाखों तक की कमाई की जा सकती है और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप भी अनार की खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा से।
तक कि बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भगवा और सुपर भगवा और रूबी बिहार और झारखंड में भी अच्छी आमदनी दे सकती हैं। इनका चयन हम कर सकते हैं अपने खेत में लगाने के लिए। और इसके लिए हमको फील्ड प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे लगाएं उसको, तो इसके लिए हमको प्लांटिंग हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपका क्षेत्र जो है इसमें पानी की उपलब्धता है तो हम इसको फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तो हम इसको रेनी सीजन में प्लांटिंग करवाते हैं, जैसे कि जुलाई और अगस्त में। पौधारोपण के एक माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, डीएपी 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसको फिल करने का मुख्य उद्देश्य यही है, इसमें ये सारे पोषक तत्व और फ्यूराडान ऐड करने का मुख्य उद्देश्य इसमें निमेटोड को कंट्रोल करना रहता है। तो गड्ढा फिल करने के टाइम पे ये हमको ध्यान रखना है। और 1 महीने के बाद इसको हम गड्ढा फिल कर देंगे या फिर हम रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले ये हम गड्ढा फिल करके छोड़ देंगे। फिर प्लांटिंग करने के टाइम पे हमको इसी गड्ढा फिर जो फिल हुआ गड्ढा है इसी में पौधा रोपण करना है। इसके लिए हमको 2-3 दूरी पे हम लगा सकते हैं, जैसे कि हमको 4.5 × 3 मीटर की डिस्टेंस पे लगा सकते हैं। इसमें हम 740 पौधे पर हेक्टर आएंगे। और हमको 5 × 4 में भी लगा सकते हैं और 5 × 5 में भी लगा सकते हैं। ये गणेश वैरायटी के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और अगर हमको ज़्यादा स्पेसिंग पे जाना है तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये मॉडर्न युग है। कम स्पेसिंग में अच्छे से मेंटेन करके हमको पौधा लगाना चाहिए। अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 × 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। साथ में ही हमको इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे कि हमारा पौधा जब बढ़ रहा है तो उसमें हमको इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 500-500 ग्राम में तीनों देना है। लेकिन नाइट्रोजन में ये ध्यान रखना है कि हमको नाइट्रोजन कब देना है। नाइट्रोजन का आधा डोज प्रूनिंग के जस्ट बाद देना है और बचा हुआ आधा 250 ग्राम फ्लावरिंग के टाइम पे देना है। और साथ में जो हमारा वो होता है कि फास्फोरस और पोटास प्रूनिंग के 3 महीने बाद हमको वो दे देना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे तो उसमें पानी देना आवश्यक है। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। और तीसरी बात इसमें आती है कि पौधे का प्रबंधन कैसे किया जाए बाद में। तो प्रबंधन करने के लिए हमको इसमें सबसे ज़रूरी है प्रूनिंग। प्रूनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फल जो है नई कलिकाओं पे आते हैं और इसके लिए हमको हर साल प्रूनिंग करना पड़ता है। इसमें फल 3 बार हम 1 साल में ले सकते हैं, लेकिन हमको अगर क्वालिटी फ्रूट्स चाहिए तो मैक्सिमम 2 बार लेंगे। अगर एक ही फसल लेंगे, फर्स्ट बार अगर हम लेंगे तो जनवरी-फरवरी में हमको फल मिल जाएंगे। उस समय पर मार्केट में कोई दूसरा फल नहीं होता है, तो इससे हमको बहुत ही अच्छी आमदनी हो सकती है। अनार में वर्ष में 3 बार जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी, फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल 1 बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं, तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो
उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो इसके लिए हमको प्रूनिंग करना पड़ेगा। दूसरा हमको एक बहार ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो भी करना पड़ेगा। इसका फ्लावर ड्रॉप करवा के या फिर इसको विद वाटर को उसका रोक के, ताकि फूल ना बने। रेनी सीजन के फूलों को हम ज़्यादा अवॉइड करेंगे। तो इसके लिए प्रूनिंग के लिए हमको इसमें मल्टी स्टेम प्रूनिंग में जाना है। जैसे कि 60 से 70 सेंटीमीटर ज़मीन से दूरी ऊपर हाइट छोड़ के उसके बाद हमको 6 से 7 या 5 से 6 कलिकाओं को छोड़ना है। बाकी का ऊपर सबका सब प्रून कर देना है। तो जितनी भी नई कलिकाएँ निकलेंगी उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आएगी और इससे हमको बहुत ही मुनाफा होगा। अब हम बात करते हैं कि वेल इस्टेब्लिश ऑर्चर्ड अगर हो गया है हमारा, तो उसमें कोई जैसे बीमारी आती है या फिर कुछ भी आता है, जैसे कि इसमें विल्ट का एक प्रॉब्लम रहता है। तो विल्ट को प्रॉब्लम के लिए हमको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पैसिलोमाइसिस लिलियसिनस और ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको हम वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके 5 से 7 दिन तक छोड़ देते हैं। उसके बाद वो वर्मी कंपोस्ट, एनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट, हम इसकी जड़ों के चारों तरफ मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि जड़ के जरिए वो हमारा विल्ट जो है कंट्रोल में किया जा सके। और ये जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो इससे हमको निजात मिल सकती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में धान की खेती बहुत से किसान करते हैं। अभी धान की नर्सरी और पौध रोपाई के बाद फसल पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि पौधों की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए किसान समय रहते कीटों की सही पहचान कर उनका नियंत्रण कैसे करें, देखिए इस रिपोर्ट में। खरीफ के धान जैसे मुख्य फसल में किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये चुनौती भरा कार्य हो जाता है कि वो किस तरह अपनी धान की फसल की देखभाल करें। कीटों के प्रकोप से निजात पाने के लिए जरूरी है कि कीटों की ठीक प्रकार से पहचान हो, उसके रोकथाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अक्सर धान की फसल में बरसात के दिनों में तमाम कई कीटों का प्रकोप होता है, जिनमें से पहला प्रमुख कीट है तनाज छेदक कीट, जिसे किसान धड़ भेदक कीट के नाम से भी जानते हैं। तनाज छेदक कीट की सूढ़ियां काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती है। मादा सुंडे के पंख पीले होते हैं। इसकी मादा कीट पत्तियों पर सैकड़ों अंडे देती है, जिससे पिल्लू निकलकर पौधे की गोब में प्रवेश कर जाते हैं। कीट पौधे के गोब से तने में अंदर चली जाती है और तने को अंदर अंदर ही खाने लगती है, जिससे गोब सूख जाती है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है।
इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर 5% वर्ग मीटर क्षेत्र में अधिक गोब मृत्यु होने पर रसायनों का प्रयोग करें। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव के समय खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर स्थिर पानी रहना चाहिए। पत्ती लपेट कीट की रोकथाम के लिए ट्राइजोफॉस या मोनोक्रोटोफास दवा का 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जहां तक हरा फुदका कीट नियंत्रण की बात है तो इस कीट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोविंदपुर, जिला बक्सर के कृषक पीतम लाल ने। ये स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पीतम लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दुर्गंध आती है। सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह के चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूंछ वगैरह होती है उसको पूंछ में गोबर लगा रहता है, अक्सर उस गोबर को साफ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा उसको साफ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ हो, उसको बढ़िया फिनाइल वगैरह से धोएं, उस पूरा गोबर वगैरह उसका साफ रखें ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो, इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दुहना चाहिए। कि अगर जैसे आपके पशु के दूध थोड़ा सा गुलाबी आ रहा हो, हल्का हल्का मटमेला आ रहा हो, अगर मान लीजिए छिछड़े आ रहे हों, उस थन का दूध अलग पात्र में निकालें और बाकी थन का दूध अलग पात्र में निकालें। और थनैला रोग तत्काल जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो आप पशु चिकित्सक संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं
उन पात्रों को अच्छी तरह साफ़ कीजिए, किसी प्रकार से उसमें इस प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ़ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं, ताकि उसमें अगर कुछ जर्म्स हो रह गए हों तो वो अपने आप नष्ट हो जाए, और फिर उनको उस पात्र को आप जो है इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो पात्र आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं बड़े पात्र में, उसको ढक कर रखें, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं, वो बार बार मक्खियाँ वहाँ बैठती हैं और इन्फेक्शन का डर रहता है। उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करें जो एकदम साफ़ हो, छन्नी हो या सूती वस्त्र हो, उसका इस्तेमाल करें आप, और उसका इस्तेमाल करके दूध को इस एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करें, और ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें तुरंत, ताकि वो मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रहे। दूध को कहीं दूसरी जगह भेजना है, अगर दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं तो उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साथ वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि दूध काफ़ी दूर तक जा सके, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सके। इससे आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। किसान भाइयों, संग्रहण से संबंधित इस जानकारी को आप इस्तेमाल करें और अपने पशु को इससे जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य दूध, उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुंचाएं, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।